Hello and welcome to all. I'm Prashant, and today is March 21st, and we are going to see the current affairs from the Hindu newspaper. Okay, चलिए अब क्या है कि ये इलेक्शन का दौर है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक एस्पायरेंट के लिए यहाँ एक टिप भी है इंपॉर्टेंट कि अभी इलेक्शन का दौर है और इस इलेक्शन के दौर में ना द हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में आपको ज्यादा पॉलिटिकल आर्टिकल्स दिखते हैं. Okay. जो सब्सटैंशियल न्यूज होती है हमारे यूपीएससी के लिए वो इतने ज्यादा नहीं दिखता है. ओके तो इसलिए अगर आपको किसी दिन न्यूज़पेपर में लगता है कि नहीं आज कोई भी इंपॉर्टेंट एज सच न्यूज नहीं है या आर्टिकल अगर नहीं है तो आप इजीली उस न्यूज़पेपर को स्किप कर सकते हो. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. जैसे आज के न्यूज़पेपर में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि काफी सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इतने नहीं है न्यूज़पेपर में. यू विल फाइंड कि अगर कंप्लीट न्यूज़पेपर में से 30% पेजेस आर एड ओनली. ओके बाकी 30-40% पेजेस जो है दिस आर ऑन दी पॉलिटिकल न्यूज और बचे हुए बाकी न्यूज है उसमें भी दो इंपॉर्टेंट न्यूज है. एक इलेक्टोरल बॉन्ड पे और दूसरा होता है इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट्स पे. वो रिपीटेड न्यूज है, कितने दिनों से वही चलता आ रहा है. ओके तो अगर आप देखो तो ये आज का न्यूज़पेपर आप 20-25 मिनट्स में भी ओवर कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हो. लेकिन फिर भी मैंने उसमें से कुछ अलग न्यूज यहाँ एक्स्ट्रा की है एंड देन विल डिस्कस दैट. ओके तो सबसे पहले न्यूज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट्स एंड कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग दैट. दिस टॉपिक आई हैड डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो इन योर क्लास, लेकिन फिर भी आज हमें डिस्कस करना है बिकॉज द केस हैज बीन फाइल्ड इन अ सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स. तो क्या केस है और क्या आर्ग्यूमेंट्स है दोनों के इसमें दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. फिर नेक्स्ट न्यूज हमारा है दैट इज इनकम इनक्वालिटी इन इंडिया. ओके तो जो हिंदू में डेटा दिया गया है उस डेटा पॉइंट्स के हिसाब से हमें ये समझ में आ रहा है अभी कि इनकम इनक्वालिटी इन इंडिया आज पीक पे जा चुकी है. ओके और कैसे है क्या है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन बैन ऑन कलरिंग एजेंट्स. ये भी टॉपिक मैंने पहले भी करंट अफेयर्स में कवर किया था लेकिन फिर भी आज की हिंदू में टेक्स्ट सेक्शन में टॉपिक है. तो यहाँ बस शॉर्ट में हम कौन से कलरिंग एजेंट्स है जिसपे बैन लगाया गया है या कौन से हार्मफुल है ये बस डिस्कस करने वाले हैं. देन राइट वेल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके और राइट वेल्स को किस तरीके से हार्म पहुंच रहा है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. डार्ट स्पेसक्राफ्ट हम डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट में आपके लिए एक एडिटोरियल में डिसीज एलिमिनेशन के रिगार्डिंग का आर्टिकल है जो आप पढ़ सकते हो. मेरा ये सजेशन है यू वोंट कवर इन आर दिस सेक्शन बिकॉज ये इजियर आप ऐसे ही पढ़ सकते हो. जस्ट गो थ्रू दैट पर्टिकुलर आर्टिकल. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज टुडे दैट इज इन सुप्रीम कोर्ट द सेंटर इज डिफेंडिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू इलेक्शन कमीशन. ओके तो न्यूज क्या है लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. दी मार्च मतलब मार्च 9 वाज द डेट और हमारे पहले इलेक्शन कमिश्नर है अरुण गोयल ही हैड गिवन रेजिग्नेशन. ओके मार्च 14 में क्या होता है विद इन 5 डेज सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मतलब ऑलमोस्ट 5 डेज में सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ऑफकोर्स प्रेसिडेंट के हाथ से जो है यहाँ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट की जाती है. ओके अब ये 2 इलेक्शन कमिश्नर जब प्रेसिडेंट अपॉइंट कहते हैं तो ये अपॉइंटमेंट जो होती है ये जो नया लॉ बना है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स उस हिसाब से होती है. क्या है वो लॉ विल डिस्कस दैट. ओके सो द अपॉइंटमेंट ऑफ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैपेंड अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ दैट वाज क्रिएटेड एंड प्रेसिडेंट उसको फाइनली उनको अपॉइंट करते हैं. ओके नाउ व्हाट हैज हैपेंड कि देयर इज अ कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग दिस अपॉइंटमेंट्स. ओके देयर आर सर्टेन पीपल they have filed a case in the Supreme Court. For example, there is an Association for Democratic Reforms, okay, and it has filed a petition in the Supreme Court saying that this particular appointment was hasty and opaque. इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, काफी फास्ट अपॉइंटमेंट की गई. ओके दूसरा आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये अपॉइंटमेंट इस ऐसी तरीके से किया गया है कि जो कि हमें रूलिंग पार्टी को फेवर करे, इस तरीके से की गई है. ओके और बिकॉज इट इज मेड अंडर द न्यू लॉ ही ऐसा है कि वो लॉ एक्चुअली रूलिंग पार्टी को फेवर करता है. ओके और अपॉइंटमेंट भी है इसमें गवर्नमेंट का से ज्यादा होता है. तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट अपने फेवर में जो लोग है उन्हीं को अपॉइंटमेंट करेगा. ऐसा एक्चुअली यहाँ आर्ग्यूमेंट दिया गया है. तो ये केस का रिजल्ट क्या आएगा उस वक्त विल डिस्कस, अभी बस इसको समझ लेना. ओके अब क्या इश्यूज है एग्जैक्टली विल डिस्कस इन डिटेल, ये समझ लीजिएगा. दूसरा है सेंटर का आर्ग्यूमेंट क्या है. सेंटर ये कहते तो बेसिकली इशू क्या है इसमें लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड और फिर मैं सेंटर का आर्गुमेंट आपको बताता हूं. ओके द इशू इज कि गवर्नमेंट हमारा जो इलेक्शन कमिश्नर्स है इनके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज नो एज सच प्रोसीजर. कोई प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. ओके अभी तक होता क्या था कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पॉलिटिकल पार्टी इन द पावर है दे यूज्ड टू गिव दिस नेम्स टू द प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन कमिश्नर को या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते थे. ओके
तो गवर्नमेंट जो नाम देता है आपको वो अपॉइंटमेंट होगा। नाउ दिस इज नॉट राइट थिंग। व्हाई? क्यों ये सही नहीं है? बिकॉज इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट खुद ही उनको अपॉइंट करता है, कोई उसके रिगार्डिंग इंडिपेंडेंट पैनल नहीं है, ओके, तो फिर ऑफकोर्स देयर इज अ टेंडेंसी बाय द गवर्नमेंट दैट दे माइट अपॉइंट सर्टेन पीपल विच फेवर देम, राइट? तो दैट वाज द इशू। अब ये जब इशू, और इतने दिन ऐसी अपॉइंटमेंट चल रही थी हमारे, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो इंडिपेंडेंस के बाद, ओके। अब इसके अगेंस्ट जो है एक केस फाइल होती है, पीआईएल फाइल होती है कोर्ट में, ओके, जिसका डिसीजन आता है 2023 में, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखिएगा देयर इज नो लॉ रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स, ओके। सो टिल पार्लियामेंट इनैक्ट्स अ लॉ, ओके, अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर क्या होगी कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देयर विल बी अ पैनल या कमेटी, जिस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल बी देयर, ओके, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा विल बी देयर, and third person chief justice of India will be there. These three people will select a person that is to be appointed as a election commissioner या chief election commissioner, ओके। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये आता है 2023 में कि देखिएगा ये 3 लोगों का पैनल होगा जो ये सिलेक्शन करेगा, ओके। हालांकि ये कब तक होगा? जब तक पार्लियामेंट अपना लॉ नहीं क्रिएट करते। अगर पार्लियामेंट ने लॉ क्रिएट कर दिया उसके रिगार्डिंग, ओके, देन पार्लियामेंट कैन हैव द डिफरेंट प्रोसीजर व्हाट एवर दे वांट, ठीक। तो इस पैनल का एक फायदा ये होता था, देखिएगा इस पैनल में क्या है कि गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन इज आल्सो देयर, एंड थर्ड सीजीआई इज आल्सो देयर। तो इसमें गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं है, ना ही जुडिशरी की मेजोरिटी है, ना ही अपोजिशन की मेजोरिटी है, एक बैलेंस इसमें कहीं ना कहीं है, ओके फाइन। सो दैट वाज द पर्पस ऑफ द कोर्ट। अब कोर्ट ने कहा कि देखो अगर आप नया लॉ अपॉइंट कर, लाइक इफ यू इनैक्ट द न्यू लॉ देन यू कैन हैव द न्यू प्रोसीजर, ओके। तो इमीडिएटली गवर्नमेंट क्या करता है, सीईसी एंड अदर ईसीज मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 इनैक्ट करता है, ओके। जब ये एक्ट इनैक्ट होता है तो उस एक्ट के थ्रू फिर गवर्नमेंट एक नई प्रोसीजर लाता है इन ऑर्डर टू सिलेक्ट द इलेक्शन कमिश्नर्स एंड सीईसीज, ओके। एंड व्हाट इज द न्यू प्रोसीजर दैट वाज व्हाट कि गवर्नमेंट इस एक्ट के थ्रू एक सबसे पहले सर्च कमेटी क्रिएट की जाती है, ओके। ये सर्च कमेटी होगी कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर, और टोटल इस कमेटी का अराउंड 5 मेंबर्स विल बी देयर, और कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर ये सर्च कमेटी होगी। इनका काम क्या है, स्क्रीनिंग ऑफ नेम्स, जो मल्टीपल एप्लीकेशंस आते हैं या कुछ नेम्स होते हैं अलग अलग, तो उसका स्क्रीनिंग करना कि किसको, एक मतलब इन शॉर्ट दे विल क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नेम्स, ओके। लेट्स से दे एग्जामिन 100 कैंडिडेट्स, उसमें से लेट्स से 10-15 कैंडिडेट्स की जो है एक लिस्ट ऑफ नेम्स को क्रिएट करते हैं, ओके। तो दे हैव लाइक काइंड ऑफ सर्च द राइट कैंडिडेट्स। अब ये लिस्ट ऑफ नेम्स जो है दे आर गोइंग टू फॉरवर्ड to a new committee that is formed under this act that we can call as a selection committee या selection panel, okay। और इस selection committee में कौन होगा, that is prime minister of India, leader of opposition of लोकसभा, LOP लोकसभा, और तीसरे यहां सीजीआई नहीं होंगे, तीसरे यहां होंगे कैबिनेट मिनिस्टर that is nominated by the prime minister, okay। तो इस 3 लोगों का पैनल जो है इसमें से कोई फाइनल नेम जो है ये सिलेक्ट करता है, ओके। और फिर यहाँ these names will go to the president and president is going to appoint that particular person। तो इसी तरीके से इसी प्रोसीजर से अब जो है 2 इलेक्शन कमिश्नर से हमारे ये अपॉइंट हुए। अब इस प्रोसीजर में इशू क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर्च कमेटी है, इट्स गुड, नॉट एन इशू। सिलेक्शन पैनल भी है यहाँ पे, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, दैट इज ऑल्सो देयर, बट सिलेक्शन पैनल का कॉम्पोजिशन यहाँ चेंज हो चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि सिलेक्शन पैनल का कॉम्पोजिशन वही होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, बट क्या कॉम्पोजिशन चेंज हो चुका है, प्राइम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, बट इसमें एक थर्ड कैबिनेट मिनिस्टर है, सीजीआई इज नॉट देयर। तो इसेंशियली व्हाट इज हैपनिंग, इस पैनल में गवर्नमेंट की मेजोरिटी आ चुकी है, 2 मेंबर गवर्नमेंट के हैं, 1 मेंबर लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो इवन इफ लीडर ऑफ अपोजिशन सेल्स की इस पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट नहीं करना है, फिर भी उसका अपॉइंटमेंट हो सकता है, बिकॉज मेजोरिटी यहाँ गवर्नमेंट की है, 2 मेंबर की है, 2 वर्सेस 1 हमेशा हो जाएगी। तो इन शॉर्ट पहले जैसा ही ये प्रोसीजर हो गया, जहां गवर्नमेंट अपॉइंट करता था डायरेक्टली बाय गिविंग नेम टू द प्रेसिडेंट, ओके। तो दैट्स व्हाई देयर आर सर्टेन पीपल हु आर सेइंग कि ये जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ये गलत है और सीजीआई की जो गाइडलाइन है उस हिसाब से एक्चुअली नहीं है, ओके फाइन। लेकिन गवर्नमेंट का ये आर्गुमेंट है दैट गवर्नमेंट इज सेइंग कि देखिएगा व्हाटएवर आर्गुमेंट यू आर गिविंग देयर इज अ फंडामेंटल फैलेसी इन दैट। फंडामेंटल फैलेसी क्या है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का ये कहना है कि हैविंग सीजीआई या जुडिशियल मेंबर इन द पैनल डज नॉट गारंटी द इंडिपेंडेंस ऑफ द पोल बॉडी, ओके। उनका कहना है कि जस्ट ये तो आपका अजम्पशन है कि अगर सीजीआई या जुडिशरी अगर पोल
सिलेक्शन पैनल में तो डायरेक्टली इलेक्शन कमिश्नर जो है या इलेक्शन कमीशन यहाँ इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। और दूसरा इनका कहना है कि ये भी जरूरी नहीं है कि अगर कैबिनेट मिनिस्टर उस पोल में है, मतलब उस सिलेक्शन पैनल में है, तो सिलेक्शन पैनल विल बी बायस्ड वन। Okay, so they are saying there is fundamental fallacy under in this argument. Now what is going to happen with this particular thing? सुप्रीम कोर्ट क्या अल्टीमेट डिसीजन देने वाले हैं? क्या इस लॉ को स्ट्राइक डाउन करेगा सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यू कर सकता है, या पैनल में कुछ चेंज करता है सिलेक्शन पैनल में? लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। ओके, चलो, तो ये कॉम्प्रिहेंसिवली हमने एक इशू डिस्कस कर लिया है। सेकंड इशू वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया। तो बेसिकली जो एडिटोरियल एंड ओपिनियन सेक्शन जो होता है द हिंदू का, ओके, उसमें पेज में अगर बॉटम ऑफ द पेज अगर आप देखा जाए तो देयर इज दिस डेटा पॉइंट आर्टिकल, ओके, और इसमें कुछ डेटा रिप्रेजेंट किया गया है। एंड व्हाट डज दैट डेटा से? आर्टिकल का टाइटल क्या है? टॉप 1% इंडियंस इनकम शेयर इज हायर नाउ देन द ब्रिटिश रूल। इन शॉर्ट दे आर ट्राइंग टू से कि ब्रिटिश रूल से ज्यादा भी आज इनकम इनक्वालिटी जो है इंडिया में बढ़ चुकी है। ओके, कैसे? तो 2022 का डेटा इसमें प्रेजेंट किया गया है। ओके, एंड व्हाट डज दैट से कि इफ यू सी इन 2022 का डेटा, तो टॉप 1% जो इंडियंस है, ओके, दे हैव 22.6% शेयर इन द नेशनल इनकम। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर कि टॉप 1% इंडियंस जो है 2022 को डेटा कर रहा हूं, कंप्लीट हमारा नेशनल इनकम है, ये बस 1% इंडिविजुअल्स के पास है, 22.6%। ओके, फाइन। और यही अगर डेटा टॉप 1% के लिए अगर हम 1951 में देखते हैं, ओके, तो दिस इनकम शेयर ऑफ देयर्स वाज जस्ट 11.5%। ओके, तो इवन देयर आल्सो इनइक्वालिटी वाज देयर, बट अब इनइक्वालिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उस वक्त 1951 में टॉप 1% के पास बस 11% वेल्थ थी हमारी, या इन नेशनल इनकम था। आज उनका नेशनल इनकम जो है में कंट्रीब्यूशन या शेयर उनका अगर देखा जाए तो दैट इज 22.6%, विच इज अलार्मिंग वन। ओके, सेकंड, यही डेटा अगर आप टॉप 20%, टॉप 10% के लिए देखिए, टॉप 10% हमारा पॉपुलेशन है, इनकम से हिसाब से टॉप 10% पॉपुलेशन में कह रहा हूं। ओके, तो इनकम के हिसाब से अगर टॉप 10% हम पॉपुलेशन देखते हैं तो 2022 में टॉप 10% पॉपुलेशन का इनकम शेयर इंडिया में जो है वो है 57.7%। ओके, और वही अगर 1951 का डेटा आप देखना तो उस वक्त ये शेयर था बस 36.7% के आसपास। ओके, फाइन। सो देयर आल्सो यू फाइंड एन इनइक्वालिटी दैट इज गेटिंग जनरेटेड। ओके, और यही डेटा अगर आप हमारे बॉटम 50% का पॉपुलेशन अगर देखना, बॉटम हमारा इनकम ग्रुप के हिसाब से 50% पॉपुलेशन है, उनके पास बस 15% वेल्थ है। तो टॉप 1% के पास 22.5% इनकम शेयर है इंडिया का आज का। ओके, और लास्ट की जो 50% टोटल हमारा पॉपुलेशन है, कंप्लीट 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन, इट हैज ओनली 15% ऑफ द टोटल income share over here. So that is how the income inequality in India has increased, and that's why the article says कि टॉप इस तरीके से हायर हमारा है। तो अब देखिएगा ये डेटा जो है ना आप यूज कर सकते हो आपके मेंस के एग्जाम में कि किस तरीके से इनकम इक्वालिटी इंडिया में है। इंट्रोडक्शन में, कंक्लूजन में, कभी पॉवर्टी की रिगार्डिंग कोई या इनइक्वालिटी की रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें आप ये बॉडी पॉइंट्स एज अ बॉडी पार्ट ऑल्सो आपके आंसर का ये लिख सकते हो। ठीक है, तो हमेशा मैं ट्राई करता हूं कि व्हेनेवर वी डिस्कस समथिंग उसका क्या यूज हो सकता है एग्जाम में, ये ट्राई करता हूं। तो इस आर्टिकल में आपको क्या एक्सट्रैक्ट करना है? बस कुछ डेटा। ओके, टॉप 1% के पास, 10% के पास आज कितना है, 1951 में कितना था, टॉप 50%, बॉटम 50% के पास कितना है, बस ये 3-4 पॉइंट एक्सट्रैक्ट करो, दैट इज इनफ फॉर यू, दैट यू कैन राइट इन द एग्जाम। ओके, चलो, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखो यहाँ कुछ ऑफकोर्स देयर आर सर्टेन वी कैन से ग्राफ्स हैव आल्सो बीन गिवन, ग्राफिक्स भी है यहाँ पे, सेम थिंग दैट वी हैड डिस्कस्ड। ओके, कि बॉटम 50% पॉपुलेशन इंडिया का है, उसके पास बस 50% इनकम शेयर इंडिया का है। ओके, फाइन। जो मिडल 40% है उसके पास बस 27% है। राइट, टॉप 1% के पास 22.6% इस तरीके से। तो अगर वर्ल्ड के हिसाब से इसको अगर हम कंपेयर करें तो हमसे ज्यादा इनइक्वालिटी बस एक कंट्री में अब दिखती है, बिगर कंट्रीज में अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में टॉप 1% हैज 19.3% ऑफ द वेल्थ शेयर। तो टॉप 1% में से, ठीक है, और टॉप 10% के पास 65% वेल्थ शेयर है, इनकम शेयर है साउथ अफ्रीका में। ओके, इंडिया में 57.7% है। ओके, यूएसए में हमसे भी कम इनकम इनइक्वालिटी दिखती है व्हेन इट कम्स टू टॉप 1%। टॉप 1% के
या टॉप 10% के पास यूएसए में 48.3% वेल्थ है और इंडिया में 57.7% इनकम शेयर है कंप्लीट इंडिया का। ओके, तो ये चाइना के कंपैरिजन में भी हमें ये ज्यादा दिखता है। तो इनइक्वालिटी तो सब जगह पे है। ओके, बट बाकी कंट्रीज से भी हम थोड़े से इसमें आगे हैं इनइक्वालिटी में, ये हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं। ओके, चलिए नाउ लेट्स गो अहेड। और अब हम डिस्कस करते हैं एक स्मॉल टॉपिक, दैट इज व्हाई कर्नाटका हैज बैंड सर्टेन कलरिंग एजेंट्स। तो क्या हो रहा है, इट इज नॉट ओनली कर्नाटका, देयर आर ऑलमोस्ट 3 स्टेट्स, तमिलनाडु है, गोवा है, गोवा है और थर्ड कर्नाटका है, कि दिस स्टेट्स हैव बैंड सर्टेन कलरिंग एजेंट्स। ओके, जो कलरिंग एजेंट्स आपके फूड में यूज किया जाता है, फॉर एग्जांपल जो आपकी कॉटन कैंडी होती है, गोभी मंचूरियन होता है, काफी मंचूरियन वगैरह पसंद आता है हमें, तो उसमें जो कलरिंग एजेंट्स होते हैं उसको बैन किया गया है बाय मल्टीपल स्टेट्स नाउ। ओके, तो आपको बस याद ये रखना है, ये आर्टिकल मैंने पहले भी यहाँ डिस्कस किया था इस तरीके का, लेकिन यहाँ आपको याद ये रखना है कि कौन से सब्सटेंसेस आप बैन कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट बैन कर रहा है। ओके, उसमें एक सब्सटेंस होता है जो कलरिंग एजेंट होता है, उसको सनसेट येलो कहता है, तो इसको इसको अनसेफ माना जाता है। टेट्राजाइन है, ओके, रोडामिन बी है, रोडामिन बी जनरली कॉटन कैंडी में काफी ज्यादा यूज होता है, जो ब्लू कलर उसको आता है, पिंक कलर आता है, और रोडामिन बी से आता है काफी इस तरीके से। ओके, तो ये सनसेट येलो, टेट्रिजीन, रोडामिन बी, फिर कार्मोजिन, ये आपको थोड़े से इस सब्सटेंस के नाम थोड़ा याद रखना पड़ेगा। कभी कभी यूपीएससी क्या करेगा, इनका नाम दे देता है बस प्रीलिम्स में और पूछेगा व्हाट दिस नेम्स आर रिगार्डिंग, या ये क्या है, तो दीज आर कलरिंग एजेंट्स दैट वी शुड नो ओवर हियर। ओके, तो ये कलरिंग एजेंट्स अगर देखे जाए तो दे आर हार्मफुल इन डिफरेंट वेज, दे कुड बी कार्सिनोजेनिक, जिस वजह से आपको कैंसर हो सकता है। ओके, कुछ रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो सकते हैं, बाकी भी होते हैं कुछ ऐसे डिसीजेस जो लॉन्ग टर्म काफी डिसीजेस होते हैं। ओके, इससे हमारी सेल्स जो है वो किल हो सकती है, मल्टीपल ऐसे इश्यूज है, एंड दैट्स व्हाई ये सब्सटेंसेस के नाम बस यहाँ याद रखना। ओके, और ये जो और लेकिन कौन से ऐसे कलरिंग एजेंट्स या अलाउड है, ये भी मैंने लिस्ट आपको लास्ट एक क्लास में दी थी, रैंक इज अराउंड 15 मार्च और समथिंग, वो भी थोड़ा सा आप देख लेना उस लिस्ट को अगर देखना है तो। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज रिगार्डिंग द राइट वेल्स। ओके, और ये द हिंदू न्यूज़पेपर के लास्ट जो साइंस सेक्शन है, इस साइंस सेक्शन में एक्चुअली दिस पर्टिकुलर आर्टिकल हैज बीन गिवन। ओके, तो राइट व्हेल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट व्हेल इज अ नेम ऑफ अ व्हेल, एक व्हेल की प्रजाति है दैट इज राइट व्हेल्स, और इसके रिगार्डिंग हमें डिस्कस करना है। तो व्हाट इज द इशू, न्यूज एक्चुअली क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। कि मार्च 2024 में एक स्टडी पब्लिश होता है, और ये स्टडी पब्लिश होने के बाद ये स्टडी क्या कहता है कि जो नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल्स है, ये व्हेल्स की एक प्रजाति है। ओके, दिस इज गेटिंग हार्म बिकॉज ऑफ द कमर्शियल फिशिंग, कमर्शियल फिशिंग की वजह से ये काफी हार्म हो रहा है इनको। और स्पेशली व्हाट इज द हार्म दैट इज गेटिंग, क्या हार्म हो रहा है कि कमर्शियल फिशिंग के वक्त जो नेट यूज किए जाते हैं, तो क्या होता है कि आपको कमर्शियल फिशिंग में कोई राइट व्हेल को कोई किसी को पकड़ना नहीं है, व्हेल्स आर वेरी बिग एनिमल, राइट, दे आर लाइक बीस्ट्स वी कैन से, मैसिव एनिमल्स होते हैं, तो उनको उस फिश को किसी को नहीं पकड़ना है, बाकी फिशेस को उनको पकड़ना होता है। बट क्या होता है कि काफी बार व्हेल्स जो है उस जो नेट होता है उस नेट में इंटेंगल हो जाते हैं। ओके, थोड़ा बहुत इंटेंगलमेंट उनका उस नेट में हो जाता है, अगर थोड़ा भी इंटेंगलमेंट उनका नेट में हो जाता है, ओके, और उससे लेट से वो छूट भी गए बाद में, लेकिन थोड़ा भी हो जाता है, तो दे विल हैव अ बिग हार्म बिकॉज ऑफ दैट। ओके, और किस तरह की हार्म फिर हो सकती है उनको, कि ऐसे नए नए स्टडीज है स्पेशली फीमेल राइट व्हेल के रिगार्डिंग। ओके, कि ऐसा कहा गया है कि अगर स्मॉलर एंटेंगलमेंट भी अगर उनकी उस नेट में होती है, कमर्शियल फिशिंग के नेट्स में, ओके, सो फीमेल राइट व्हेल्स में नेवर बी एबल टू रिप्रोड्यूस। ओके, उनका रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वही एंड हो सकता है उसके बाद। ओके, फाइन, और ये काफी अलार्मिंग है, क्यों, क्योंकि देखिएगा एक टाइम पे जब कमर्शियल फिशिंग स्टार्ट होने से पहले, मॉडर्न जो कमर्शियल फिशिंग स्टार्ट होने से पहले अगर देखा जाए, तो नॉर्थ अटलांटिक व्हेल की संख्या कहा जाता है कि अराउंड 10,000 थी, आज उनका नंबर बस 360 हो चुका है, एंड उसका मेन रीजन कहीं ना कहीं कमर्शियल फिशिंग हमें दिखता है। ओके, 10,000 से 360 इंडिविजुअल्स, और उस 360 इंडिविजुअल्स में भी देर आर ओनली 73 ब्रीडिंग फीमेल्स, कि जो फिर से जन्म दे सकती है किसी फिशिंग व्हेल को, इस पर्टिकुलर व्हेल को, लेकिन वो भी अब नहीं शायद ये कर पाएगी। वाई, बिकॉज इवन इफ दे गेट इंटेंगल्ड इन अ नेट, फाइन, दे वोंट बी एबल टू रिप्रोड्यूस। तो कुछ ही दिन में शायद ये नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल्स जो है ये एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं, ये खतरा है। ओके, और नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल्स के बारे में अगर और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो ये देखिएगा, दिस इज नॉर्थ अटलांटिक जो राइट व्हेल्स है, ये जनरली कोस्टल ड्वेलर्स होते हैं। ओके, और आपको ये दिखते कहा है, आपको अटलांटिक ओशन में,
राइट फ्रॉम दी, अगर आप ईस्टर्न कोस्ट देखना यूएसए का और कनाडा का ईस्टर्न कोस्ट, तो वहां आप यू विल फाइंड देम। ओके, फ्लोरिडा में, ओके, कनाडा में, इनका सबका गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस सारा ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ अमेरिका का अटलांटिक ओशन में, यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल्स ओवर देयर। ओके, और उनके कुछ पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन के मार्क्स अगर आप देखो तो आपको मेनली उनका कलर ब्लैक होता है एंड सम व्हाइटिश एलिमेंट्स विल बी देयर। ओके, फाइन। और ये ऐसे कैलोसिट्स यहाँ पे आपको दिखते हैं, कैलोसिटीज इसको कहा जाता है, दोज विल बी देयर ओवर हियर। ओके, फाइन। और ऑफ कोर्स अ वेरी लार्ज हेड दे विल हैव, यू कैन से उनकी हेड की जो साइज होती है ये बॉडी साइज के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 1/3 हो सकती है, मतलब 33% उनकी अगर कंप्लीट बॉडी अगर देखे तो उसमें से 33% तो कभी कभी हो सकता है कि उनकी हेड की साइज है, और बाकी 67% में बाकी बॉडी है। तो अ वेरी लार्ज हेड साइड, द कैलोसिट्स लाइक दिस। ओके, ये कुछ कुछ इनके इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, एक अब ये IUCN स्टेटस क्या है इनका, दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दैट इज आल्सो यू शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा, जो लास्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज डार्ट स्पेसक्राफ्ट। अगेन द हिंदू के साइंस पेज पे है, देखिएगा प्रॉब्लम आजकल द हिंदू में यही कह रहा है कि पॉलिटिकल न्यूज काफी ज्यादा है, तो उसमें से न्यूज एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो मुझे तो लगता है कि आप न्यूज़पेपर बस देख लीजिएगा रोज का कि कितना इंपॉर्टेंट उसमें टॉपिक्स है, और ये इलेक्शन जैसे करीब आएगा ये और बढ़ता जाएगा कि जिसमें पॉलिटिकल न्यूज ज्यादा होगी। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बस देखना और उसको ही पढ़ना, आप जो रिपीटेड टॉपिक्स है उसको भी आप स्किप कर दे दीजिएगा। और उससे तो अच्छा है कि आप यहाँ हो सके तो करंट अफेयर्स की क्लास करना, इसमें हम वो सारे टॉपिक्स लेके आते हैं इंपॉर्टेंट जो भी है। ओके, फाइन। तो व्हाट इज दी न्यूज ओवर हियर, कि कहा जाता है कि नासा सेंट स्पेसक्राफ्ट, या जिसको हम डार्ट मिशन कहते हैं, और ये स्पेसक्राफ्ट के टकराव के वजह से एक एस्टेरॉइड जो है, एस्टेरॉइड का नाम है डिमॉर्फस। ओके, ये डिमॉर्फस एस्टेरॉइड है, इसकी शेप चेंज हो चुकी है, क्यों? क्योंकि ये डार्ट मिशन का स्पेसक्राफ्ट उसको जाके टकरा है। ओके, ऐसा कहीं ना कहीं एक स्टडी कहता है। Okay. तो व्हाट इज डार्ट मिशन? इट इज कॉल्ड एज अ डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। ओके, और ये नासा का स्पेस मिशन है, इसरो का नहीं, इसको याद रखना। ओके, एंड व्हाट इज द एम ऑफ दिस स्पेसक्राफ्ट? This spacecraft was sent in order to test the ability to defend Earth against the near Earth object। अगर कोई एस्टेरॉइड लेट से अर्थ की तरफ आ रहा है और अर्थ को टकरा सकता है, तो कैसे उसको डिफ्लेक्ट किया जाए, कैसे उसके अगेंस्ट अर्थ को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसको टेस्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर मिशन जो है ये आप कह सकते हो लॉन्च किया गया था। ओके, सो 2021 में एक फाल्कन 9 रॉकेट के थ्रू दिस पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट वाज लॉन्च्ड। ओके, एंड उसके बाद ये 2022 में जाके इस पर्टिकुलर एस्टेरॉइड को डिमॉर्फस को सॉरी ये जाके वहां पे स्ट्रक कर देता है। ओके, फाइन। और बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोशन थी इस पर्टिकुलर वी कैन से एस्टेरॉइड की, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाके ये उसको स्ट्राइक करेगा। ओके, और उस वजह से उसके थोड़े शेप में चेंज हो चुका है एस्टेरॉइड के, दैट हैज बीन ऑब्जर्व्ड ओवर हियर। ओके, कहाँ जाके हम एक्चुअली ह्यूमन बींग्स हम कह सकते हैं किस किस की क्या चेंजेस करते हैं नेचुरल चीजों में। ओके, तो वी आर लाइक अमेजिंग क्रिएचर्स, राइट? हमने अर्थ में तो इतना सब कुछ कर ही दिया है, क्लाइमेट चेंज, इतने सारे इश्यूज है। ओके, काफी सारे हमने फॉरेस्ट क्लियर कर दिए हैं, ना जाने कितने एनिमल्स सब एक्सटिंक्ट हो रहा है। सेम वे वी आर नाउ गोइंग टू एस्टेरॉइड्स एंड वी हिटिंग देम आल्सो। Of course, the purpose was good that we want to test that particular ability कि फ्यूचर में अगर कोई एस्टेरॉइड इंडिया की तरफ सॉरी अर्थ की तरफ आता है तो उसको हमें कहीं ना कहीं यहाँ प्रोटेक्ट करना है अर्थ को, और डिफ्लेक्ट करना है उसको, रिडायरेक्ट करना है उनको। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर मिशन वाज सेंट। अब एक आर्टिकल है आपके लिए, अगर आप पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा, इवन इफ यू डोंट रीड टुडे डजंट मैटर, दैट इज रिगार्डिंग दी एलिमिनेटिंग डिसीजेस वन रीजन एट अ टाइम। तो ये क्या है? दिस आर्टिकल इज रिगार्डिंग दी कि कैसे डिसीज एलिमिनेशन एंड इरेडिकेशन हम कर सकते हैं। ओके, उसके रिगार्डिंग आर्टिकल है, एंड दिस आर्टिकल बेसिकली हाईलाइट्स द अचीवमेंट कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव इरेडिकेटेड द स्मॉल पॉक्स, और उसके बाद वी हैव ऑलमोस्ट एज अ वर्ल्ड, दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट कि वर्ल्ड में स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट कर दिया। अब नया डेटा ये दिखा रहा है जो गिनी वॉर्म डिसीज होता है, ये गिनी वॉर्म डिसीज भी अब ऑलमोस्ट वर्ल्ड में इरेडिकेट होने तक आ चुका है। ओके, 3.5 मिलियन केसेस एवरी ईयर होती थी गिनी वॉर्म डिसीज की इन 1986। आज जाके अगर देखा जाए तो हार्डली 13 केसेस एवरी ईयर विल फाइंड इन द वर्ल्ड ऑफ दिस गिनी वॉर्म डिसीज। तो नाउ दिस डिसीज माइट आल्सो गेट इरेडिकेटेड नाउ। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड।
अब इस आर्टिकल के थ्रू आपको और एक चीज पढ़नी चाहिए कि डिसीज एलिमिनेशन क्या होता है और डिसीज इरेडिकेशन क्या होता है। ये दोनों को थोड़ा सा बस आप पढ़ लेना, एज असाइनमेंट आपको समझ लीजिएगा इरेडिकेशन और एलिमिनेशन में डिफरेंस क्या होता है। चलिए, सो विद दिस वी आर गोइंग टू वी कैन से एंड आवर क्लास। थैंक यू।